हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के भूगोल के जो सेकंड पार्ट है उस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। किसके संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है? देश में जितने पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सब राष्ट्र के संसाधन, देश के संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे वन हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। या देश में पाए जाने वाले जो भी संसाधन है जो मानव के लिए काम आते हैं वो सब क्या है? राष्ट्र का संसाधन है। ठीक है, जैसे तकनीकी के तौर पे सभी संसाधन राष्ट्र के संसाधन। तकनीकी तौर पे देखा जाए तो हर चीज संसाधन है। देश का हर चीज संसाधन है जो देश के काम आता है। जैसे मान लीजिए सरकार को रोड बनाना है, आपकी जमीन आ जाती है तो आपका जमीन ले लेता है, अपना रोड बनवा लेता है, तो आपका जो जमीन है वो संसाधन के रूप में काम आ गया। तो देश का कोई भी वस्तु है वह सब राष्ट्र का संसाधन है, देश का संसाधन है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्र के संसाधन है और उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपमार्जन यानी आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि राष्ट्र का संसाधन क्या है। यह हमारा भारत का नक्शा है। भारत का क्या है? यह हमारा नक्शा है। ठीक है, भारत का नक्शा में देखिएगा, यह भारत की यह तीन तरफ, भारत जो है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह भारत हमारा जो है तीन तरफ से महासागर से घिरा हुआ है और इस महासागर से जितने भी सटे राज्य हैं, भारत के जितने भी सटे राज्य है वहाँ पे तटीय क्षेत्र होता है। यह सब क्या है? जितने भी हरा कलर का है यह आपका तटीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तटीय क्षेत्र। और यह 200 किलोमीटर, भारत के तटीय क्षेत्र से लेकर समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पे भारत का एक अधिकार क्षेत्र है। कौन सा अधिकार क्षेत्र? भारत का अधिकार क्षेत्र है। यदि तट रेखा से समुद्र में 200 किलोमीटर की दूरी तक भारत समुद्र में कुछ भी कर सकता है, जिसपे भारत का अधिकार है। आज जैसे इसे 200 से ऊपर जैसे पार कीजिएगा, यह सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आ जाएगा, जिसमें सभी देश इस पे अपना काम करेंगे। जैसे सभी देश अपना जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, यह सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आता है। हम भी अपने जहाज इस पर लेके जा सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में जहाज लेके जाया जाता है, इसी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से लेके जाया जाता है। ठीक है, और जो तटीय क्षेत्र है, यह जितना हरा कलर में दिखाई दे रहा है, यह आपका भारत का समुद्रीय क्षेत्र है। यहाँ पे भारत क्या अपना सब काम कर सकता है। पोर्ट, बंदरगाह यानी मछली को पकड़ना, सब इसी के अंडर में, सब जो मछुआरे होते हैं इसी के अंडर में अपना मछली पकड़ते हैं। ये इस पे भारत का अधिकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जी विकास के स्तर पर के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विकास के स्तर पे आधार पे संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है संभावित संसाधन। संभावित मतलब क्या होता है? ऐसा समय जिसकी संभावना की जाती है, यानी जो आने वाले भविष्य में वह हमारे संसाधन के रूप में काम कर सकता है, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। हमारे देश में विद्यमान है लेकिन अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह हमारा संभावित संसाधन होता है। जैसे वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी ऐसे संसाधन है, ऐसे भी वस्तु है, ऐसा भी वस्तु है जो हमारे देश में मौजूद है लेकिन अभी तक हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह संभावित संसाधन के रूप में काम आता है। जैसे आप लोग चले जाइए गुजरात में चले जाइएगा तो वहाँ पे जितने मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे जो पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है वह हमारे लिए संभावित संसाधन है। अभी तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अगर वहाँ पर हम जाएं राजस्थान में और वहाँ की जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग
सोलर प्लांट बैठा दे तो उससे बिजली की आपूर्ति इतना अधिक होगी जो हमारे देश के लिए बहुत लाभकारी होगा, लेकिन अभी तक हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में भारत के पश्चिम भाग में चले जाइएगा, राजस्थान, गुजरात, पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन की अपार संभावना है, यानी पवन ऊर्जा का अपार संपत्ति वहां पे भरी हुई है, पवन और सौर ऊर्जा का। ठीक है, उसका विकसित संसाधन, कौन संसाधन? विकसित, जिसका विकास हो चुका है, यानी ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी वैसे संसाधन जिसके गुणवत्ता की जांच हो चुकी है, जिसका संसाधन हो चुका है, संशोधन हो चुका है, वह विकसित संसाधन के रूप में आते हैं। ठीक है, आगे उपयोग के लिए, यानी जैसे में उपयोग के लिए, यानी इन संसाधनों का उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। यानी विकसित संसाधन वो है जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो उसका गुणवत्ता की जांच हो चुकी है और उसके आधार पर हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के कोयला का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा विकसित संसाधन हो। पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, यह सब हमारा विकसित संसाधन आ गया। जल हो गया, कृषि योग्य जो भी भूमि हो गया, जो कृषि योग्य भूमि होती है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए विकसित संसाधन है। लौ अयस्क, यानी जो लोहा होगा, तांबा हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, इस सब हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यह जो संसाधन इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, यह हमारे लिए विकसित संसाधन के रूप में है। जैसे बांध और जल, बांध पे जो नदियां होती है, उस नदियों पे हम लोग क्या करते हैं, बांध के पानी को इकट्ठा करके वहां पे हम लोग बिजली की आपूर्ति करते हैं और वहीं से नहर निकाल करके खेतों की सिंचाई होती है। ये हमारे लिए विकसित संसाधन है। ठीक है, उसके बाद है भंडार। भंडार यानी संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी इसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी जांच हो चुकी है, खोजा जा चुका है कि यह संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है, लेकिन उसका तकनीकी नहीं है, हमारे पास उसका तकनीकी नहीं है जिसके आधार पर हम लोग उपयोग कर सके। अगर तकनीकी जैसे ही मिल जाएगी हम लोग उपयोग करने लगेंगे, उस तकनीकी उस मशीन के द्वारा हम लोग उसका उपयोग करने लगेंगे उस संसाधन का। जैसे में जल, दो ज्वलनशील गैस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊर्जा का मुख्य स्रोत का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। यानी जो हमारा जल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसका हम लोग अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तकनीकी के कारण, तकनीकी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे। अगर हमारे पास तकनीकी आ जाए तो हाइड्रोजन ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है, उससे अगर ऊर्जा प्राप्त होने लगे तो हमारे देश में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, लेकिन उसका हमारे पास तकनीकी नहीं है, मशीन नहीं है, तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे? आ जाओ जी। कैसे बढ़िया नहीं। आगे देखिए, अगला हमारा आइटम क्या है, संचित कोष। संचित कोष क्या होता है? वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है। यानी ऐसे संसाधन जिनका भंडार का एक हिस्सा है, भंडार के रूप में मौजूद है हमारे देश में, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे बांधों का जल का इतना हम लोग अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, अब संसाधन का विकास, संसाधनों का विकास कैसे हुआ, यानी संसाधन को हम लोग किस प्रकार से विकास करना प्रारंभ किए। ठीक है, देखिए, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, अगर चालू है ना, अगर संसाधन नहीं रहेगा ना तो मानव का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, मानव अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा।
संसाधन का मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे गाड़ी की जरूरत होती है, वो हमारे लिए संसाधन है। आज जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, भोजन तो कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। अब भोजन जब नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे जी? हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो भोजन हमारे लिए क्या है? संसाधन। पेड़ पौधे हमारे संसाधन हो गया। ठीक है, तो मानव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें संसाधन की जरूरत है। हमारा कपड़ा है, कपड़ा किससे बना हुआ है? पेड़ पौधे से बना हुआ है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कपड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर हमें लोहा या जो आप लोग ब्लाइवुड देख रहे हैं, किससे? यह संसाधन है। किससे बना हुआ है? वस्तु से मिलकर बना हुआ है। यह सब हमारे लिए संसाधन है। अगर ये नहीं रहेंगे, ईंट पत्थर ये सब नहीं है, मिट्टी नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व रहेगा? हम लोग का अस्तित्व है नहीं, हम खत्म हो जाएंगे। तो संसाधन ऐसा है कि जिसका उपयोग अगर कर रहे हैं, ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संसाधन है, उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। और संसाधन खत्म तो हम भी खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसीलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है। यानी जो संसाधन है वो प्रकृति ने दिया है। पेड़ पौधे प्रकृति ने हमें दिया है ना, मिट्टी, जल, वन, ये सब प्रकृति ने दिया है। अगर मान लीजिए प्रकृति हमसे छीन ले तो समझिए हम भी उसके साथ छीन जाएंगे। हाँ, मान लीजिए जल ही छीन ले, आज जल ही जीवन कहा जाता है, आज जल ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे नहीं। तो जल प्रकृति ने दिया है, मनुष्य ने नहीं बनाया जल को, प्रकृति ने दिया है। पेड़ पौधा प्रकृति ने बनाया है, क्या हमने बनाया है? ना, हम कहते हैं हम लोग पेड़ लगाए, नहीं, ये तो उसका अंश को हम लगाते हैं। हाँ, ऐसे तो हम लोग पेड़ बनाया नहीं है, प्रकृति ने बनाई है। मिट्टी, हवा, हवा किसने बनाया? प्रकृति का देन है। लेकिन हम उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जितना चाहे उतना उपयोग कर रहे हैं ना जी। जैसे पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं, जितना मन करे उतना काट रहे हैं, प्रकृति दी है, काटते रहो। तो आने वाले समय में इसीलिए अगर हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत ही खतरा है। आज यूरोप में जाके देखिए, इतना भीषण गर्मी है कि चलता हुआ गाड़ी का टायर पिघल जा रहा है, इतना भीषण। आज फिलहाल का न्यूज है, इतना न्यूज है, कल परसों का न्यूज है, इतना भीषण गर्मी हो रहा है कि समझो कि वहां पे प्लास्टिक का जो एथी रखा है वो अपने आप पिघल जा रहा है, इतना तेज टेम्परेचर हाई हुआ है। जो एक वीडियो आया है उसमें गाड़ी चल रही है तो उसका चक्का जो है ना पूरा समझो कि जैसे जलता नहीं है कोई, आज जल के सिकुड़ जाता है प्लास्टिक, उसी तरह पूरा उसका चक्का जल के एकदम सिकुड़ गया है। इतना तेज एथी तापमान है। तो तापमान का कारण क्या है? पेड़ पौधों का कम होना। जिसे पेड़ पौधे कम होंगे, क्लाइमेट देखो इतना तेज चेंज हो रहा है, तापमान इतना बढ़ रहा है कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरा है। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो समझो कि इतना टेम्परेचर झेलना पड़ेगा कि क्या कहा जाए। ठीक है, तो हम लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण प्रकृति का ह्रास हो रहा है, प्रकृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो जाएगी। यानी हम अंधाधुंध हर चीज का उपयोग कर रहे हैं। हम लोग, कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर पानी पीने 1% है, 1% है ना जी पीने योग्य पानी। ऐसे तो पानी इतना ज्यादा है कि क्या कहा जाए, लेकिन समुद्र का पानी ले पिला दिए पियोगे नहीं, एकदम खारा पानी है, पी नहीं पाओगे। नाली का पानी ले पिया जाए पी लोगे नहीं, पियोगे। तो पीने योग्य तो 1% है, लेकिन फिर भी हम गांव देहात में देखोगे, हम लोग देखेंगे अपने गांव में क्या करते हैं, 1 बाल्टी पानी निकालने के लिए हम 2 बाल्टी पानी जियान कर देते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी चाहिए, निकालो 1 बाल्टी खूब चलाओ, जब एकदम ठंडा पानी कलौरी सब बहा दो। तो हम लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, वैसे वेस्ट कर दे रहे हैं पानी उतना। और शहरों में चले जाओगे जहाँ पानी कमी है, 1 गिलास पानी की कीमत जानते हैं वो लोग, हम लोग क्या कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जब 1 बाल्टी खर्च में हम 4 बाल्टी खर्च कर रहे हैं तो अंधाधुंध उपयोग होगा ना जी, इसका कोई फायदा हुआ रहा है? हम वैसे उपयोग कर रहे हैं। तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? संसाधनों का ह्रास होगा, कमी होगी। क्या पीने योग्य पानी को हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में क्या होगा? पानी वो पीने योग्य मिलेगा जी? आज ही देखिए
गांव देहात में आज भी देखिए जो कल का पानी निकलना धीरे धीरे वो पीला होता जा रहा है, वो पानी धीरे धीरे नुकसानदायक हो रहा है, ठीक है, प्रदूषित हो गया है। पानी कहीं के कल में का पानी निकल रहा है, देखिए कुछ देर रखने पर वो पीला हो जा रहा है, यानी समझिए जब पीला हो गया तो वह पानी लाभदायक नहीं है, उसमें कीटाणु आ गए हैं, ठीक है, वह पानी प्रदूषित हो गया है। अगर उसको पीना है तो उबाल के पिए, नहीं तो आपके शरीर में कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ व्यक्तियों का लालच व संसाधन का ह्रास हो रहा है, हम लोग लालच के कारण, किसके कारण, लालच के कारण, लालच के कारण संसाधन का क्या हो रहा है जी, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं जी। हम लालच में क्या कर रहे हैं कि जितना मन के उतना पेड़ पौधे काट ले रहे हैं, आई नहीं कि 10 गो पेड़ पौधे काट देते वो लगा देना, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लालच के कारण हम लोग को पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगला देखिए, समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन का संचय, जिसने समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न तथा संसाधनहीन यानी गरीब संसाधनों के बीच में बांटा गया है। हमारा जो संसाधन है आज हमारे देश में क्या हो रहा है, संसाधन को दो वर्गों में बांट देंगे, एक अमीर एक गरीब, यानी जिसके पास ज्यादा संसाधन है वो अमीर है, जैसे मान लो जिसके पास हेलीकॉप्टर हो गया, 4 गो स्कॉर्पियो हो गया, डिफेंडर हो गया, बोलेरो हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, क्या जी, उसका पैर जमीन पे नहीं आता है तो समझो वो अमीर है, संसाधन ढेर है, उसके पास ढेर खेत है, खाने की कमी नहीं है, तो वो अमीर कहलाएगा। और जिसके पास संसाधन की कमी है तो गरीब कहलाएगा। भाई हमारे पास संसाधन नहीं है, खाने का ये नहीं है, खेत नहीं है, खेत हमारे लिए संसाधन है, खेत से हमें भोजन मिलता है, अनाज मिलता है, और खेत नहीं है तो हमारे पास संसाधन नहीं है, और जब संसाधन नहीं है तो हम लोग गरीब हैं। तो हमारे समाज में दो वर्गों में बांट दिए, एक संसाधन संपन्न, एक संसाधनहीन। संसाधन संपन्न यानी अमीर, संसाधनहीन यानी गरीब, दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण के वैश्विक परिस्थिति संकट को पैदा किया जा सकता है, यानी हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तो क्या संकट पैदा कर सकते हैं, इस पारिस्थितिक तंत्र को यानी इस वातावरण को क्या कर देगी, प्रदूषित कर देगी। देखिए क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, मौसम कितना तेज गर्मी हो रहा है, और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बारिश आ जाए तो ठंडिया लगने लग रहा है, हाँ। तो इस तरह से क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो हमारे मानव जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, एकदम पड़ेगा। भूमंडलीय तापमान यानी भूमंडल का इस, हाँ तापमान, एक तापमान गलती लिखा गया है, तापमान लिखा गया है लेकिन तापमान होना चाहिए, ठीक है। भूमंडलीय जो तापमान है यानी जो इस भूमंडल का जो तापमान है, देखो कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या ज्यादा तापमान हो रहा है। और ओजोन परत का अपक्षय, जो ओजोन परत है आपका, ठीक है, ओजोन लेयर जो है वायुमंडल में, ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं, ओजोन लेयर क्या होता है, देखो ओजोन लेयर है ना, एक बहुत शानदार लेयर है, यानी हमारे लिए जीवन दायिनी है, हाँ ओजोन परत, यानी यह क्या करता है, देखो ओजोन परत क्या है, इस वायुमंडल में एक परत बना हुआ है, ठीक है, और उसमें ओजोन परत है, उस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, वह ऊपर भेज देता है, छान देता है, छानने का काम करता है, किसको, प्रकाश के किरण को। अगर ओजोन परत हमारे शरीर में पड़ेगा ना तो जहां पड़ेगा समझो कैंसर कर देगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर जलाएगा नहीं, कैंसर हो जाएगा। अब बताओ जब कैंसर हो जाएगा तो कैंसर बीमारी बड़ी खतरनाक चीज है, तो ओजोन परत जो देखो कितना हम लोगों के लिए फायदेमंद है। पराबैंगनी किरणें आती है जो सूर्य के प्रकाश से, उसे छानने का काम करता है, छान के ऊपर फिर से क्या कर देता है, भेज देता है, ठीक है। तो ओजोन अब पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषित हो ही रहा है नहीं। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या हो, जो भूमि जो होती है ना उसकी ह्यूमस शक्ति कम हो रही है, यानी भूमि बंजर हो रहा है,
ह्यूमस शक्ति मतलब जो उपजाऊ मिट्टी है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, बंजर हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आजकल खेती हो रहा है तो बिना खाद के कौन खेती हो जा रहा है, हो रहा है जी? खाली उसी तरह ले जाकर कोई अनाज छीट दीजिए, हो जाएगा ना? जब तक उसमें 4 बोरिया यूरिया 4 बोरिया डाई नहीं डालिएगा तब तक वो अनाज होगा नहीं, सब भर्ती दान हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि खेत की ह्यूमस शक्ति जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, ठीक है, खेत की जो ह्यूमस शक्ति वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और वही खत्म होकर धीरे धीरे किसमें बदल रही है, बंजर भूमि में, रेत में बदल रही है। यही हाल रहेगा तो आने वाले समय में क्या होगा, पूरा जमीनें बंजर हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा हम लोग खाद डाल रहे हैं खेतों में कि समझिए कि हम लोग अनाज नहीं खा रहे, यूरिया डाई खा रहे हैं ना, इसीलिए बीमारी ज्यादा हो रहा है। यूरिया डाई खा खा के एकदम फूल जा रहा है, देह में जान नहीं रह रहा है। अब पहले के लोग बिना यूरिया डाई के थी अनाज उत्पन्न करते थे। अच्छा, बिना यूरिया डाई के अनाज एकदम बढ़िया बढ़िया केवल 4 कट्टा कुदारियों से कोड़ देते थे, हैं? कितना मजबूत होते थे वो लोग। तो सब यूरिया डाई के कमाल है। इतना ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, लालच ऐसा आ गया है ना कि हम लोग सोच रहे हैं 1 कट्ठा में 1 बखार धन में उपजा ले, 1 कट्ठा में हो जाए ना। तो इससे लोग इतना ज्यादा खाद डाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर सोच रहे हैं कि आने वाले भविष्य में क्या हाल होगा, हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधन या संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यानी मानव जीवन को शांति के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, संसाधनों को, ठीक है, सही तरीके से बांट देना चाहिए, यानी सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। यानी हम लोग जितना सही तरीके से उपयोग करेंगे उतना ही हमारे लिए सही होगा। मान लीजिए कि अगर हम पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे करें कि हमारा काम भी चल जाए, उसका नुकसान भी ना हो। जैसे पेड़ एक काटे तो 1 लगा दो, 1 पेड़ काटो तो 1 क्या कर दो, 2 लगा दो, नहीं तो आने वाले समय में वो पेड़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो कटा हुआ पेड़ है उसकी भरपाई हो जाएगा। उसके बाद संसाधनों को सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। हमें संसाधन का उपयोग करने के लिए सही तरीके से, ठीक है, उसका सतत आर्थिक विकास जरूरी है। यानी एक सही तरीके से उपयोग करें, हम लोग सतत लगातार सही तरीके से हम लोग उपयोग करें। उसके बाद होता है सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करें। यानी सतत विकास का मतलब यह हो गया कि हम लोग संसाधन का ऐसा उपयोग करें, ठीक है, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, हमारा काम भी चल जाए, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां है वो इस संसाधन के तरसे नहीं। जैसे ऐसा ना कर दे कि हम लोग पता न चले कि आम का पौधा यहाँ से समाप्त न कर दे कि आने वाला भविष्य का ये यार आम कैसा होता था ना। जैसे अंग्रेज लोग आते हैं ना भारत में तो कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या चीज है आम, ओ ये हमारे देश में तो नहीं होता है। ऐसा सुने हो ना, नहीं सुने हो तुम लोग? यानी इंडिया में कई लोग आते हैं तो देखते हैं ओ माय गॉड ये क्या है, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। यानी इसका मतलब वहां से समाप्त वहां है नहीं ना। तो ऐसा हम लोग न कर दें कि यहाँ से कोई वस्तु समाप्त हो जाएगा, आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वह फोटो देखिए कहीं अरे यार ये कैसे होता था। हम लोग ऐसा ना करें, हम लोग ऐसा करें कि हमारा काम चले, उसका सही तरीके उपयोग करें कि आने वाला पीढ़ी भी उसका सही तरीके उपयोग कर सके, उनको भी मिले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर